यह देखकर वह दंग रह गया कि बाहर आते ही उसके भीगे कपड़े एकदम सूख गए हैं। घोड़े पर चढ़ते ही वह मारत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। मारत जंगल की हद पर पहुंचने में उसे ज्यादा देर न लगी। उसकी सांसें उकड़ चुकी थी, पर उसने अपनी तलवार निकाली और बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक टहनी पर एक गिलहरी सो रही है। कच्च से उसने तलवार से उसकी पूंछ काट दी, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा, जबकि खून की बजाय उसके कटे धड़ से दूध की धारा बहने लगी और उसके बाद उसने सुनहरी बूंदें टपकने लगी। जैसे ही उसने अपनी उंगली से उन बूंदों को समेटा कि उसमें उसे दीवान पुत्र का चेहरा दिखाई देने लगा। राजकुमार को ऐसा ज्ञात हुआ जैसे वो कह रहा हो कि वन के अंदर एक गिलोय की बेल है, इसी की जड़ में छिपकर भूतों की राजकुमारी रहती है। वह मुझसे शादी करना चाहती है, पर तुम आकर उस बेल की जड़ को काट दो। फौरन राजकुमारी के केस तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। इस तरह वह तुम्हारे बस में हो जाएगी और तुम मुझे छुड़ा सकोगे। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसका दोस्त उसे मिलना ही वाला था। खुशी में बहदबास वह पेड़ पर से कूद पड़ा और लपककर घोड़े पर चढ़ गया। वह घोड़े को एल लगा ही रहा था कि कटी हुई गिलहरी की पूंछ जमीन से अपने आप ऊपर उठी और जाकर पहले की तरह गिलहरी के धड़ से जुड़ गई। पूंछ के जुड़ते ही गिलहरी कूदकर पेड़ की ऊपरी हिस्से में जा छिपी। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजकुमार गिलोय के पेड़ के पास जा पहुंचा। वह अपनी धुन में इतना पागल हो रहा था कि उसने गिलोय के पेड़ के आसपास उन भूत पिचासों को देखा तक नहीं जो उसे डराने के लिए आए थे। उसने झटककर तलवार का एक भरपूर भार गिलोय की बेल की जड़ में कर दिया। समूची जड़ इस तरह कट गई जैसे वह कोई पका केला हो। उसने कटी हुई बेल को मुट्ठी में पकड़कर यह देखने के लिए उठाया कि भूतों की राजकुमारी कहाँ है। एक क्षण थर्रा देने वाली चित्कार से सारा जंगल दहल उठा। उस भयंकर आवाज से वह खुद भी डर गया, पर उसने देखा कि बेल की जगह उसकी मुट्ठी में एक स्त्री के केस आ गए हैं, जो 16 वर्षीय काले रंग की जवान लड़की है, जो गहरे मुर्क रंग की साड़ी पहने जमीन पर चपटाती हुई उसकी मुट्ठी से अपने केस छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है। राजकुमार के उन केसों की छोड़ने की बजाय और जोर से पकड़कर घसीटता चला गया। भूतों की राजकुमारी के घुटने और पैर छिल गए और उसने खून टपकने लगा। झट से उसने राजकुमार के पैर पकड़ लिए और बड़ी मधुर आवाज में विनती की कि आप जो चाहे मांगे, पर मेरे केस छोड़ दे। मैं दर्द के मारे मरे जा रही हूँ। राजकुमार ने कठोर आवाज में कहा, हे भूतों की राजकुमारी, मैं एक नहीं दो बातें चाहता हूँ। कुछ सोच आंखों से आंसुओं की धार बहाते हुए बोली, अच्छा, तुम 2 बातें कह सकते हो। तब राजकुमार बोला, पहले दीवान पुत्र को हाजिर करो। उसी समय भूतों की राजकुमारी के बालों से एक धुआं उठा और देखते ही देखते दीवान पुत्र साक्षात खिलखिलाता हुआ प्रकट हो गया। राजकुमार ने केसों को पकड़े पकड़े ही दीवान पुत्र के चरणों में अपना शीश रख दिया। दीवान पुत्र ने राजकुमार को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसने राजकुमार से प्रार्थना की कि भूतों की इस राजकुमारी के केस छोड़ दीजिए। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। केस के छूटते ही राजकुमारी उठी, अपने वस्त्रों को झंझाड़कर ठीक किया। दोनों क्या देखते हैं कि भूतों की राजकुमारी का काला रंग एकदम गायब हो गया और साथ ही उसकी सुर्ख साड़ी भी एकदम सुनहरे रंग की हो गई। अब तो वह उस राजकुमारी से भी 100 गुना सुंदर दिखाई देने लगी। उसने हंसकर राजकुमार से कहा, जल्दी अपनी दूसरी बात भी
मुझसे मांग लो। आज आपने मुझ पर विजय पाई है, मैं आप पर बेहद प्रसन्न हूँ। मैं वरस्कर आपकी सहायता करने के लिए हरदम तैयार रहूंगी, पर सहायता के बदले आपको भी एक बात माननी होगी। वह बात यह है कि आपका काम पूरा होने के बाद दीवान पुत्र को मेरे राजमहल में 1 महीने के लिए छोड़कर जाना होगा। राजकुमार ने बिना दीवान पुत्र की आज्ञा लिए भूतों की राजकुमारी को इतना वचन दे दिया और पूछा कि हमें उस नाव में आने वाली राजकुमारी का भेद बता दो। भूतों की राजकुमारी ने आंख बंद कर एक मंत्र पढ़ा और जादू का भरपूर हाथ दीवान पुत्र के सिर पर घुमा दिया। फिर हंसकर कहने लगी कि जाओ, निश्चिंत होकर अपना काम शुरू कर दो। मैंने आपके मित्र को अपूर्व शक्ति दे दी है। वे अपनी जादुई नज़र से वह सब वेद आपको नदी किनारे बता देंगे। आप इसी समय वहां चले जाओ। राजकुमार ने दीवान पुत्र को अपने घोड़े पर आगे बिठा लिया। घोड़े को एड़ लगाते ही भूतों की राजकुमारी ने थाली बजाकर वन के सभी भूतों को ताकीद कर दी कि वे इन सवारों को जरा भी तंग करने की कोशिश न करें। वह दोनों उसके मेहमान हैं। वन से बाहर निकलकर राजकुमार ने दीवान पुत्र से इसका सारा किस्सा सुनना चाहा, पर उसने कहा कि आप घोड़ा सरपट दौड़ाओ। अगर कहीं देर हो गई तो हमारा सब काम खराब हो जाएगा। बात ही बात में दोनों नदी किनारे जा पहुँचे और सभी चीजें जो कल से तैर रही थी दीवान पुत्र को दिखाते हुए उसका भेद पूछा। दीवान पुत्र ने बताया कि यहाँ से 400 योजन दूर एक थाली नगर है। वहाँ पर सोपशाह नाम का राजा राज्य करता है। वहाँ एक लाल बाग है जिसकी रखवाली एक जवान औरत करती है। उस बाग में रोज राजकुमारी नियम से अकेली घूमने जाती है। उस राजकुमारी का नाम पुष्पा रानी है। उस बाग में एक निकुंज भी है जिसका नाम दुविन कुंज है। इन चीजों को देखकर मैं इतना ही जान सका हूँ। राजकुमार कृतज्ञता और लज्जा के भाव में एक बार फिर दीवान पुत्र के चरणों में झुक गया और बोला कि मित्र, तुम मेरे अपराध को भूल जाओ और जल्दी से जल्दी मुझे राजकुमारी के बाग में ले चलो। दीवान पुत्र ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसे धैर्य बांधकर बोला, तुम इस दुनिया में सबसे पराक्रमी राजकुमार हो। कोई भी राजकुमारी तुमसे शादी कर अपने भाग्य को सराहेगी। अगर तुम्हारी तपस्या में सच्ची लगन और सच्ची मोहब्बत होगी तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकेगी। लेकिन एक बात तुम्हें समझाए देता हूँ, तुम एक बचपना कर चुके हो। तुम्हारी इसी गलती की वजह से मेरे पिता तुम्हारे पिता के जानी दुश्मन बन चुके हैं। फिर कहीं तुम बचपना न करना, क्योंकि राजकुमारी केवल मिल जाने से ही बस में नहीं होगी, उसके मिलते ही तुम्हारे दिल की कसौटी परखी जाएगी। अगर उस समय तुमने जरा भी खोट निकला तो वही राजकुमारी तुम्हारी छाती का खून अपनी उंगलियों से चीरकर पी जाएगी। अब तक वह 5 राजकुमारों का खून पी चुकी है, पर अगर तुम सच्चे साबित हुए तो वह सदा के लिए तुम्हारी बनकर आजीवन सेवा करेगी। कुछ देर बाद दोनों एक ही घोड़े पर सवार हो नदी के किनारे चले गए। दीवान पुत्र ने अचानक रस्सी खींची और पलक झपकते घोड़े को रोक लिया। दोनों ने भय से देखा कि सामने एक विशालकाय अजगर अपना विकराल जबड़ा खोले लेटा हुआ है। उस अजगर की सांस इतनी विषाक्त थी कि दोनों की सांस भी घुटने लगी। दीवान पुत्र को अपनी तो चिंता न थी, क्योंकि राजकुमारी की थी, इसलिए उसने कुछ सोचकर राजकुमार को घोड़े से उतार दिया और तलवार निकालकर खुद प्रतीक्षा करने लगा कि अजगर अपना खोला हुआ जबड़ा उसके पास लाए और वो उस पर वार करे। उसने भूत कुमारी को दी हुई शक्ति से यह जान लिया था
उसकी जहर की पोटली जबड़े में ना होकर गले के बीच बीच लटक रही है। उसके मन ने आवाज दी कि अगर वह जहर की पोटली उन्हें मिल जाए तो वह एक गुप्त अस्त्र के रूप में काम आ सकती है। की नजर नदी की ओर जा पड़ी। उसने देखा जलकुमारी गर्दन हिला हिलाकर उसे अपने पास बुला रही है। बस जैसे ही पानी में कूदने को तैयार हुआ कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे अजगर की जबरदस्त सांस उसे अपनी पूरे जोर से अपनी तरफ घसीट रही है, पर वह तैरकर जलकुमारी के पास पहुंच गया। इस बार जलकुमारी में एक विचित्र ममता और दया झलक रही थी। उसने जल्दी से